हाँ, हेलो एवरीबॉडी। देखिए, अगर आपको याद हो तो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, अगर कोई फंक्शंस f और g कंटिन्यूस होता है तो हमने f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी यहाँ तक कंटिन्यूटी की बात की थी। अब हमें जो आज जो बताना है, जो मैं आपको बताऊंगा, जिसका सॉल्यूशंस हम देखने वाले हैं, वो है कि f बाई जी भी ये फंक्शंस कंटिन्यूस रहेगा अगर f और g ये फंक्शंस कंटिन्यूस होता है ऑन d। तो अगर मुझे थोड़ा सा हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको, ये लिखा है, बाद में समझाऊँगा। तो देखो, अगर मुझे f बाई जी को कंटिन्यूस दिखाना है तो मैं क्या करता हूँ, इसको f इंटू वन बाई जी कुछ इस प्रकार से लिखता हूँ। जब मैंने f इंटू वन बाई जी इसको लिखा तो ये तो मेरे पास कंटिन्यूस है ही, और g मेरे पास कंटिन्यूस है। वन बाई जी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो अगर मैं वन बाई जी को कंटिन्यूस दिखा दूँ, f मेरे पास कंटिन्यूस है, अगर मैं वन बाई जी को कंटिन्यूस दिखा दूँ तो हमारे पास f और वन बाई जी दोनों भी कंटिन्यूस हो जाएगी। और हमने अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस इज अगेन कंटिन्यूस, यानी ये दोनों का क्या हो रहा है यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशंस। तो f अगर कंटिन्यूस है तो अगर हमने वन बाई जी को किसी तरीके से कंटिन्यूस शो करके बता दिया तो हम बोल सकते हैं f इंटू वन बाई जी दैट इज f बाई जी इज अगेन कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूटी की बात जब भी होगी तब हमें क्या शो करना पड़ेगा, चलो बताओ अभी। वन बाई जी ऑफ पी माइनस वन बाई जी ऑफ पी नॉट, अगर इसकी वैल्यू हम लेस देन एप्सिलॉन शो कर दे तो वन बाई जी कंटिन्यूस रहेगा। करेक्ट है। जैसे कि अगर मेरे पास कोई फंक्शंस f कंटिन्यूस है तो हम क्या लिखते हैं, f ऑफ p माइनस f ऑफ p नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब फंक्शन f कंटिन्यूस है। अभी मुझे वन बाई जी को कंटिन्यूस दिखाना है, इसका मतलब मुझे शो करना पड़ेगा वन बाई जी यहाँ पर p, यहाँ पर p नॉट, और इसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन। तो वही काम मैं करूँगा, वन बाई जी ऑफ p और माइनस वन बाई जी ऑफ p नॉट, इसकी वैल्यूज़ में लेस देन एप्सिलॉन आपको शो करके बताता हूँ। तो उसके लिए देखो क्या क्या चीज़ें होगी। तो देखो, प्रूफ में मैंने लिखा सिंस g इज कंटिन्यूस, ये तो दिया ही है, और पॉइंट कौन सा है, एट p नॉट। सो g हमें कंटिन्यूस दिया है एट पॉइंट p नॉट एंड g ऑफ p नॉट इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब वन बाई जी इज बाउंडेड। फंक्शंस कंटिन्यूस है और g ऑफ p नॉट नॉट इक्वल टू 0, सो वन बाई जी क्या रहेगा, बाउंडेड रहेगा ऑन नेबरहुड ऑफ p नॉट। ये थ्योरम हमने पढ़ा है, अगर कोई फंक्शंस बाउंडेड होता है तो वो अगर कोई फंक्शंस कंटिन्यूस होता है तो वही फंक्शंस बाउंडेड होगा इन नेबरहुड ऑफ p नॉट। तो यहाँ पर फंक्शंस हमारे पास g कंटिन्यूस है, मैंने यहाँ पर वन बाई जी को बाउंडेड बताया है। ठीक है। तो अगर वन बाई जी यहाँ पर हमारे पास बाउंडेड फंक्शंस रहता है, वन बाई जी बाउंडेड फंक्शंस ऑन नेबरहुड ऑफ p नॉट, तो बाउंडेड का मतलब क्या है, GLB और LUB एग्जिस्ट होगा ही। तो GLB और LUB हमें नेबरहुड लेना पड़ेगा p नॉट का नेबरहुड यहाँ पर। तो इसको कैसे लिखा है, देयर एग्जिस्ट डेल्टा वन एनी आर्बिट्ररी वैल्यूज ग्रेटर दैन 0 एंड k ग्रेटर दैन 0 सच दैट, बाउंडेड की डेफिनेशन यहाँ पर मैंने लगाई, p बिलोंग्स टू नेबरहुड डेल्टा वन नेबरहुड ऑफ p नॉट इम्प्लाइज वन अपॉन g ऑफ p लेस देन इक्वल टू k। सपोज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, यानी वन बाई जी ऑफ p ये लेस देन इक्वल टू k रहेगा। सिमिलरली अगर मैं इन टर्म्स ऑफ p नॉट लिखूँ तो वन अपॉन जी ऑफ p नॉट ये भी लेस देन इक्वल टू k रहेगा। करेक्ट है। ठीक है। अभी देखो, अगर मैं कंटिन्यूटी की डेफिनेशंस g को लगाऊँ, g तो मेरे पास कंटिन्यूअस है ही, अगर मैं कंटिन्यूटी की डेफिनेशंस g को लगाऊँ तो क्या होगा, कंटिन्यूटी ऑफ g एट p नॉट गिवन दैट फॉर एप्सिलॉन बाई के स्क्वायर ग्रेटर दैन 0। अब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर एग्जिस्ट एनी डेल्टा वैल्यूज। तो यहाँ पर मैंने एप्सिलॉन बाई के स्क्वायर क्यों लिखा, जैसे कि हमने थ्योरम पढ़ा था जिसमें मैंने एडजस्टमेंट करके दी थी आपको मल्टीप्लिकेशंस में, वहाँ पर मैंने ब्लैंक वैल्यूज़ छोड़ी थी, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज़ लिखी। अगर मैं यहाँ पर ब्लैंक वैल्यूज़ छोड़ता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पर डिवाइड में कुछ भी नहीं लिखा, एप्सिलॉन बाय कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर रहेगी ग्रेटर दैन 0। ठीक है। देयर एग्जिस्ट डेल्टा टू ग्रेटर दैन 0 सच दैट, यहाँ पर कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हम अप्लाई करेंगे। सो p बिलोंग्स टू डेल्टा टू नेबरहुड ऑफ p नॉट इम्प्लाइज g ऑफ p माइनस g ऑफ p नॉट लेस दैन, मान लो एप्सिलॉन बाय कुछ वैल्यूज यहाँ पर रहेगी। अभी फिलहाल आपको पता है k स्क्वायर, लेकिन जब पता नहीं रहे तो यहाँ पर वैल्यूज छोड़ दिया मैंने, ब्लैंक जगह छोड़ दी।
तो इक्वेशन 1 और इक्वेशंस 2। अगर मुझे तो डेल्टा मिनिमम ही चाहिए, तो अगर मुझे डेल्टा मिनिमम चाहिए तो मैंने डेल्टा को सिलेक्ट किया मिनिमम वैल्यूज ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। तो अगर ये डेल्टा मिनिमम है डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के कंपैरिजन में, तो ये 1 और 2 की डेफिनेशंस तो होल्ड होने ही वाली हैं। इसका मतलब यहाँ पर मैं डेल्टा और यहाँ पर भी मैं कहाँ पर, यहाँ पर भी मैं डेल्टा और यहाँ पर भी मैं डेल्टा इम्प्लाइज करूँगा। इसका मतलब P बिलोंग्स टू डेल्टा नेबरहुड ऑफ P नॉट, ये दोनों को यहाँ पर लिखा मैंने। मान लो ये थोड़ी जगह यहाँ पर हमने छोड़ दी। अब हमें क्या करना है, हमें शो करना है 1/g ये कंटिन्यूअस रहे। अगर 1/g को कंटिन्यूअस शो करना हो तो हमें इसकी वैल्यूज लेस देन एप्सिलॉन शो करनी पड़ेगी। किसके लिए? फॉर एनी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा। हमें एप्सिलॉन की वैल्यूज लेनी है और डेल्टा हमें यूज करना पड़ेगा, हमें क्या बोलते उसको फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा P बिलोंग्स टू डेल्टा नेबरहुड ऑफ P नॉट इम्प्लाइज 1/g ऑफ P माइनस 1/g ऑफ P नॉट। इसको क्रॉस करो तो मॉड भी मैंने सेपरेट किया। अब g ऑफ P नॉट माइनस g ऑफ P, इसकी वैल्यूज एप्सिलॉन बाई समथिंग, ठीक है। 1/g ऑफ P इसकी वैल्यूज लेस देन के, यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, क्या आएगा 1/g ऑफ P मॉड इसकी वैल्यूज लेस देन इक्वल टू, चलो ठीक है, लेस देन इक्वल टू k, और 1/g ऑफ P नॉट इसकी भी वैल्यूज लेस देन k। अब मुझे इसका आंसर तो एप्सिलॉन चाहिए, मतलब k इंटू के तो k स्क्वायर रहेगा। अब ये k स्क्वायर कैंसिल करने के लिए ऑब्वियस है यहाँ पर k स्क्वायर तो लगेगा ही मुझे, तो करके मैंने यहाँ पर एप्सिलॉन बाई k स्क्वायर लिखा। ये यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि सर ने एप्सिलॉन बाई k स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि मुझे एप्सिलॉन वैल्यूज लेस देन एप्सिलॉन वैल्यूज चाहिए थी। इसका मतलब 1/g ऑफ P माइनस 1/g ऑफ P नॉट इसकी वैल्यूज लेस देन एप्सिलॉन आ गई, मतलब 1/g ये फंक्शंस कंटिन्यूअस रहेगा एट पॉइंट P नॉट। बट P नॉट तो एनी अदर पॉइंट, एनी आर्बिट्ररी पॉइंट है इन D, इसका मतलब 1/g ये कंटिन्यूअस रहेगा ऑन D। 1/g कंटिन्यूअस हमने शो करा, f तो कंटिन्यूअस था, यानी f इंटू 1/g भी कंटिन्यूअस रहेगा सीज बाई प्रीवियस थ्योरम। तो इसका मतलब f/g ये कंटिन्यूअस रहेगा ऑन D। तो ये थ्योरम हमारा सॉल्व हो गया फॉर 5 मार्क्स के लिए। बहुत बार एग्जाम में आता है, तो मैं कोशिश करो आप अच्छे से इसको समझने की और प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस आपका आंसर्स आपको अच्छे से आ जाएगा। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की बात हम करेंगे, इंटरमीडिएट वैल्यूज थ्योरम भी मैं आपको पढ़ाता हूँ यही लेक्चर्स में, सो बने रहिए वीडियो के साथ। चलो देखो द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इनका स्टेटमेंट सबसे पहले देखते हैं। लेट f ऑफ x, y बी डिफाइंड एंड कंटिन्यूअस इन द ओपन रीजन D। यानी इन्होंने f ऑफ x, y जो फंक्शंस डिफाइन किया है वो कंटिन्यूअस दिया है। लेट f ऑफ x1, y1 इक्वल टू z1 एंड f ऑफ x2, y2 इक्वल टू z2 वेर z1 नॉट इक्वल टू z2, चलो ये भी दिया है। देन फॉर एवरी नंबर z0, ये जो पॉइंट z0 है ये कहाँ पर लाइज हो रहा है? इन बिटवीन z1 एंड z2। तो देन फॉर एवरी नंबर z0 बिटवीन z1 एंड z2 देयर इज ए पॉइंट, यानी z1 और z2 के बीच में कौन सा पॉइंट है? z1, सो z0, सो देयर इज ए पॉइंट x0, y0 ऑफ D फॉर विच f ऑफ x0, y0 इक्वल टू z0। इनडायरेक्टली इनका बोलना है कि f ऑफ x, y ये फंक्शंस कंटिन्यूअस है, तो f ऑफ x1, y1 इक्वल टू z1 हो, f ऑफ x2, y2 इक्वल टू z2 हो, और z1, z2 ये दोनों भी पॉइंट अलग अलग हो, तो ये z1 और z2 के बीच में एक पॉइंट एग्जिस्ट होगा z0, जो कि डिफाइन करेगा f ऑफ x0, y0 को, यानी ये इनका बोलना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम निकाली। अब डायग्राम में मैंने 2 पॉइंट्स लिए हैं यहाँ पर, चलो अच्छे से और समझते इसको। यहाँ पर एक पॉइंट है P1, यहाँ पर है P2, P1 ऑफ x1, y1, P2 ऑफ x2, y2, वेर t की वैल्यूज़ अगर a हो तो और t की वैल्यूज़ अगर b हो तो, ठीक है। उसके बाद मैंने बीच में अगर t इक्वल टू t नॉट हो तो x0, y0 ये पॉइंट लिया है। आप इसको P0 ऑफ x0, y0 भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमने डिस्क्रिप्शंस लिखा। डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या लिखा,
let z is equal to f of x comma y be continuous in the open region D since D is pathwise connected, यहाँ पर जो D है कनेक्टेड है pathwise, the points p1 of x1 comma y1 and p2 of x2 comma y2 can be joined by the path in D। यहाँ पर p1 और p2 को मैंने ज्वाइन किया है by path। लेट दिस पाथ बी गिवन बाय x इक्वल टू एक्स ऑफ टी एंड y इक्वल टू वाई ऑफ टी। दो पाथ यहाँ पर मैंने डिफाइन किए हैं, यानी x जो है ये फंक्शंस रहेगा t का और y ये फंक्शंस रहेगा t का। तो मैंने दो पाथ यहाँ पर डिफाइन, कैन बी जॉइंड बाय ए पाथ। सो दिस पाथ बी गिवन बाय x इक्वल टू एक्स ऑफ टी, y इक्वल टू वाई ऑफ टी, और t का वेरिएशंस मैंने दिया है, मे बी क्लोज इंटरवल a कॉमा b में t हो सकता है। तो द फंक्शंस x ऑफ टी y ऑफ टी बीइंग कंटिन्यूअस, यहाँ पर x और y दोनों भी फंक्शंस क्या है, कंटिन्यूअस है। द कंपोजिट फंक्शंस फाई ऑफ टी इज कंटिन्यूअस, यानी हमने क्या किया, x ऑफ टी और y ऑफ टी ये तो कंटिन्यूअस होगा ही। तो अगर x ऑफ टी y ऑफ टी कंटिन्यूअस फंक्शंस है तो इस पे हमने एक कंपोजिट फंक्शंस बनाया। कौन सा कंपोजिट फंक्शंस बनाया, जो कि है फाई ऑफ टी। फाई ऑफ टी फंक्शंस, ये कंपोजिट फंक्शंस कैसे बनाया, तो एफ ऑफ एक्स ऑफ टी कॉमा वाई ऑफ टी इसके बेसिस पे, तो ये फाई ऑफ टी कंपोजिट फंक्शंस बना। अब देखो यहाँ पर ऑल्सो P1 एंड P2 आर द पॉइंट्स ऑन द पाथ फॉर t इक्वल टू a एंड t इक्वल टू b। यहाँ पर जो हमने डायग्राम निकाली है, यहाँ पर आपको दो पॉइंट्स दिख रहे होंगे, एक P1 है और P2 है। तो ये P1 P2 क्यों, P1 ऑफ x1 y1 एंड P2 ऑफ x2 y2, ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट हम डिफाइन कर रहे हैं ऑन द पाथ। कौन सी पाथ, t इक्वल टू a, t इक्वल टू b रिस्पेक्टिवली, यानी t इक्वल टू a पर कौन सा पॉइंट रहेगा, P1 ऑफ x1 y1, और t इक्वल टू b पर कौन सा पॉइंट रहेगा, P2 ऑफ x2 y2। तो यहाँ पर x1 y1 को x ऑफ a y ऑफ a लिखा मैंने, क्योंकि t इक्वल टू a पर x1 y1 ये पॉइंट है। तो मैंने x1 y1 को x ऑफ a और y ऑफ a लिखा, x2 y2 को x ऑफ b और y ऑफ b लिखा। अब हम क्या करेंगे, फाई ऑफ a और फाई ऑफ b की वैल्यूज निकालेंगे, यानी हम कंपोजिट फंक्शंस जो है वो कंपोजिट फंक्शंस की वैल्यूज निकालेंगे एट पॉइंट t इक्वल टू a एंड t इक्वल टू b। तो जब मैं t की वैल्यूज a ले लूँ तो यहाँ पर आएगा फाई ऑफ a इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो f ऑफ x ऑफ a कॉमा y ऑफ a। यहाँ पर मान लो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, तो ये आएगा सिंस बाय इक्वेशन 1, तो मैंने फाई ऑफ a की वैल्यूज निकाली। अब x ऑफ a तो x1 है, y ऑफ a तो y1 है, यहाँ पर देखो, तो f ऑफ x1 y1 की वैल्यू z1, यानी फाई ऑफ a की वैल्यू z1 मिली। अब फाई ऑफ a की वैल्यू z1 मिली तो फाई ऑफ b ऑफ z2 निकाल सकते हो। ये कैसे आएगा, तो यहाँ पर आएगा फाई ऑफ b इज इक्वल टू f ऑफ x ऑफ b कॉमा y ऑफ b, x ऑफ b यानी x2, y ऑफ b यानी y2, तो f ऑफ x2 y2 जो कि आएगा z2। क्लियर है यहाँ पर। अब यहाँ पर z1 z2 जो फंक्शंस हमने डिफाइन किए हैं, ये फंक्शंस तो कंटिन्यूअस रहेंगे। इसका मतलब यहाँ पर hence phi of t is continuous and takes the values z1 and z2। phi of t ये कंटिन्यूअस फंक्शंस रहेगा जो कि हमने कंपोजिट बताया है। तो इसका मतलब takes the value z1 and z2 at t equal to a, t equal to b, t equal to a और t equal to b पर हमने phi of t को कंटिन्यूअस बताए हैं, और वो कौन सी वैल्यूज लेगी, z1 और z2। ठीक है, तो अगर देखो ये फंक्शंस कंटिन्यूअस है, यहाँ पर z1 वैल्यूज़ है, यहाँ पर z2 वैल्यूज़ है, ये फंक्शंस कंटिन्यूअस है और z1 और z2 वैल्यूज़ दे रही है इन क्लोज इंटरवल a, b पर। तो अगर मैं इसके बीच में कोई पॉइंट ले लूँ, मान लो यहाँ पर मेरा पॉइंट है z0, तो यहाँ पर तो फंक्शंस कंटिन्यूअस रहेगा ही ना, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक फंक्शंस कंटिन्यूअस है। इसके बीच में मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ तो कंटिन्यू की बात तो हम करने ही वाले हैं। तो इसका मतलब phi of t takes every value z0 between z1 and z2। So there is some points in, there is some t0 in open interval a, b यहाँ पर such that phi of t0 equal to z0, ये वैल्यूज हमें मिलेगी। तो यही पर था हमारा इंटरमीडिएट वैल्यूज थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम्स देगा मतलब, लेकिन फिर भी इजी ही थ्योरम है।
तो ये यूनिट का हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है जो कि है टेलर सीरीज़ या फिर टेलर्स थ्योरम्स, जिसके ऊपर के 3 क्वेश्चंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। सो उसके बाद हमारा यूनिट ख़त्म हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।